नमस्कार। आज का हमारा पहला करंट अफेयर है 24 अप्रैल से संबंधित। 24 अप्रैल में हमारे दो सबसे महत्वपूर्ण दिन आते हैं। पहला आता है एक अंतरराष्ट्रीय दिवस और एक आता है राष्ट्रीय दिवस। अंतरराष्ट्रीय में हमारा आज का दिवस है शांति का बहुपक्षीय और कूटनीति हेतु अंतरराष्ट्रीय दिवस। बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, इसके पेपर में आने की बहुत ज्यादा संभावना नहीं बनती है। पेपर में आने की संभावना बनती है हमारे राष्ट्रीय दिवस। आज के दिन मनाया जाता है भारत देश में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। अब देखिए यह पंचायती राज दिवस क्यों मनाया जाता है और महत्वपूर्ण क्यों है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आज भी भारत देश की 70% आबादी गांव में निवास करती है, और अगर गांव में ही राजनीतिक शक्ति नहीं होगी तो ये जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है यह कैसे सफल हो सकता है। इसीलिए यह पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। देखिए पंचायती राज दिवस की जो संकल्पना है या पंचायती राज की जो संकल्पना है वो भारत देश के संविधान में मिलती है हमारे नीति निदेशक तत्व डीपीएसपी के अनुच्छेद क्रमांक 40 में, है ना। अभी उस समय तो नीति निदेशक तत्वों में रख दिया गया, लेकिन इसकी परिणति हो पाई अंततः वो हो पाई 24 अप्रैल 1993 के दिन, जिस दिन 73वां संविधान संशोधन अधिनियम भारत देश में लागू किया गया। इसीलिए 24 अप्रैल सन 1993 को हम मनाते हैं राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। चलिए जहां जहां से क्वेश्चन आते हैं हम थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं, इसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए सबसे पहले जब भारत देश आजाद हुआ 1947 में, उसके बाद बात आई कि ये कैसा देश होना चाहिए, केंद्रीकृत देश हो एक विकेंद्रीकृत देश हो। तो क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध हो चुका था, उस समय की परिस्थिति थोड़ा विकट थी, इसीलिए केंद्रीकृत को शासन पद्धति को ज्यादा जोर दिया गया, लेकिन विकेंद्रीकरण को भी नहीं छोड़ा गया। इसीलिए इसकी शुरुआत हुई, एक समिति की स्थापना की गई, बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना 1957 में की गई थी। इसी ने सबसे पहले कहा था कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की क्या की जानी चाहिए, भारत देश में स्थापना की जानी चाहिए। और इसी समिति की अनुशंसा पर 2 अक्टूबर 1959 को, देखिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारत देश में पंचायती राज का शुभारंभ किया गया। यहां से जहां जितने पॉइंट्स लिखे सभी से क्वेश्चन आ चुके हैं, तो प्लीज इसे बहुत डिटेल में देखिए, चाहिए तो स्क्रीनशॉट लेकर लिख भी लीजिए, है ना। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद दूसरा जो राज्य था, ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि दूसरा राज्य कौन सा था। तो जस्ट कुछ दिनों के बाद 2 के बाद 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में भी पंचायती राज की शुरुआत कर दी गई। अब नेक्स्ट क्या हुआ, नेक्स्ट देखिए समितियां आती हैं। ये समितियां हमेशा सीक्वेंस में लगाने के लिए आती हैं, कुछ कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे, एक तो सबसे पहले आप याद कर लीजिए इसका सीक्वेंस, ठीक है। देखिए पहले अब याद कैसे करेंगे, पहला वाला बल है, तो बल क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है ना, बलवान, तो इसको तो छोड़ ही दीजिए, है ना। और यहां से तो शुरुआत भी हो गई थी। अब बात जो बच्चे कंफ्यूजन होते हैं वो इसमें होते हैं, अशोक मेहता समिति, जीवीके राय समिति और एलएम सिंघवी समिति। तो बहुत इजी गोइंग है भाई, पहले आता है ए, फिर आता है जी और फिर आता है एल। अगर आप एबीसीडी की वर्णमाला में जाएंगे अल्फाबेट में तो बात ही खत्म हो गई, है ना। तो बलवंत राय मेहता सबसे पहले, उसके बाद ए से अशोक मेहता समिति, फिर ए के बाद आएगा जी तो जीवीके राय समिति, उसके बाद आएगा एल तो एलएम सिंघवी, उसके बाद 64वां संविधान संशोधन, उसके बाद 73वां संविधान संशोधन, है ना। हम बढ़ते हैं आगे, देखते हैं हम। देखिए ट्रिक मैंने आपको बता दी कैसे याद करना, सीक्वेंस क्वेश्चन आता है। तो ये बलवंत राय मेहता समिति, उसके बाद अशोक मेहता समिति आई। अशोक मेहता समिति ने ये कहा, ये 1977 में रखी गई थी कि जो पंचायती राज व्यवस्था वो त्रिस्तरीय ना हो, द्विस्तरीय हो। ये क्वेश्चन भी बार बार आता है। साथ ही साथ इनकी महत्वपूर्ण रिकमेंडेशन में एक और थी कि दलीय आधार पर, जो दल ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं भारत देश, उस आधार पर पंचायत में क्या किया जाए, चुनाव कराया जाए। इसे नहीं माना गया। इसके बाद 1985 में जीवीके रॉय समिति की स्थापना की गई। इसके बाद मैंने आपको सीक्वेंस बता दिया, एलएम सिंघवी समिति की स्थापना की गई कब, 1989 में। इसकी एक महत्वपूर्ण लाइन हमेशा पूछी जाती है कि पंचायती राज में कौन सी ऐसी समिति है जिसने यह अनुशंसा की थी कि पंचायती राज को संविधान में जगह दी जाए। तो एलएम सिंघवी समिति थी जिन्होंने कहा था कि जब तक आप पंचायती राज को संविधान में अलग से जगह नहीं देंगे तब तक पंचायती राज व्यवस्था को अच्छे से भारत देश में इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता। अंततः इसकी रिकमेंडेशन को मान लिया गया और राजीव गांधी की सरकार ने 64वां संविधान संशोधन अधिनियम पेश किया। हालांकि कुछ परिस्थितियों की वजह से वो पास नहीं हो पाया। इसके बाद आई पीवी नरसिम्हा राव की सरकार। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने
73वां संविधान संशोधन, देखिए 73वां संविधान संशोधन रखा कब, 1992 में। पहले लोकसभा से पास हुआ, फिर राज्यसभा से पास हुआ, उसके बाद क्या हुआ, राज्यों में गया, तो 17 राज्यों ने उसको क्या किया, अपने अपने जो विधानसभाएं हैं उनमें पास किया। उसके बाद 20 अप्रैल सन 1993 को राष्ट्रपति का अनुमोदन हुआ। अंततः 24 अप्रैल सन 1993 को भारत देश में क्या कर दिया गया, पंचायती राज व्यवस्था को स्वीकार कर लिया गया। देखिए उसके बाद हो क्या रहा है, उसके बाद हो ये रहा है कि पहला राज्य कौन सा बना जिसने संविधान में संशोधन के बाद, संवैधानिक प्रावधान होने के बाद इसे लागू किया गया। ये क्वेश्चन हमेशा आता है, विशेषतः मध्य प्रदेश पीएससी में। तो इसके बाद सन 1993 में ही मध्य प्रदेश पंचायती राज आवाम ग्राम स्वराज अधिनियम रखा गया, इसे पास किया गया और 25 जनवरी सन 1994 को पहला ऐसा राज्य बना मध्य प्रदेश जहां गजट में प्रकाशित किया गया इसे और संवैधानिक तौर पर इसे लागू कर दिया गया। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस 73वें संविधान संशोधन में 16 नए अनुच्छेदों को जगह दी गई, जिसका नंबर भी बार बार पूछा जाता है। आर्टिकल नंबर 243 से लेकर 243O तक, और साथ ही साथ इसमें 29 विषय दिए गए। 11 अनुसूची, जो 11वीं अनुसूची है वो नई जोड़ी गई और त्रिस्तरीय व्यवस्था को शामिल किया गया। जिला स्तर, मध्यवर्ती स्तर और ग्राम स्तर। मध्यवर्ती स्तर उस राज्य में नहीं होगा जिस राज्य की संख्या 20 लाख से कम होगी। तो इस तरह से हमने ये देखा क्या, पंचायती राज दिवस और पंचायत से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न आ सकते हैं, हमने सभी प्रश्नों पर क्या कर लिया, बहुत डिटेल में बातचीत कर ली। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट हमारे पास करंट अफेयर है, आज हम स्पोर्ट्स से स्टार्ट करते हैं। स्पोर्ट्स में देखिए आज वेंटर ब्लिट्स कप 2020 ये शतरंज से संबंधित एक ऑनलाइन गेम है ना। इसमें हुआ क्या है, इसमें एक 16 साल का बच्चा है, उसने मैग्नस कार्लसन जो क्या है वर्ल्ड चैंपियन है शतरंज में, जो विश्वनाथन आनंद को भी हरा चुके हैं, उनको हरा दिया। देखिए मात्र 16 साल का बच्चा। और महत्वपूर्ण क्या है, महत्वपूर्ण ये है कि वो ईरान का बच्चा है और वो शरणार्थी है। वही शरणार्थी जो क्या हो रहे थे, गली गली भटक रहे थे, है ना। कितनी समस्याएं थी। देखिए इसका नाम है एलिरजा फिरोजिया, ठीक है। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो टेलीग्राम और फेसबुक पेज में पढ़ लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है ना। शतरंज का जो ऑर्गेनाइजेशन उसका नाम है फीडे इंटरनेशनल, जो ऑर्गेनाइजेशन है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल डैश एसेस, ठीक है। इसकी स्थापना 1924 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो लेजॉन स्विट्जरलैंड में है और जो इसके हाल फिलहाल में प्रेसिडेंट है वो है एकॉर्डी डोरकोविच, ठीक है। ये जो 16 साल का बच्चा है, जिसने 2700 की जो फीडे रैंकिंग होती है वो भी प्राप्त कर ली है। दूसरा सबसे कम उम्र का बच्चा है जिसने 2700 की रेटिंग इतनी जल्दी प्राप्त कर ली है। साथ ही साथ क्या है, 21वीं वर्ल्ड रैंकिंग में है, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एलिरेजा फिरोजिया, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में वो कहां पर है, पेरिस में रह रहा है, फ्रांस में, है ना। शरणार्थी है ईरान का। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट देखिए, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था द वर्ल्ड गेम्स का आयोजन किया जाना था 2021 में, लेकिन इसे क्या कर दिया गया था, क्योंकि आपको याद होगा टोक्यो गेम का आयोजन 2020 से क्या कर दिया गया था, ओलंपिक गेम का 2021 कर दिया गया था। इसीलिए वर्ल्ड गेम का आयोजन सरकार के कहां कर दिया गया, 2022 में। मैंने आपको बताया था कि इस वर्ल्ड गेम का आयोजन ओलंपिक गेम का जो अंतराल रहता है उसको पाटने के लिए किया जाता है ना। मतलब ये जो गैप आता है 4 साल का, उसी दूसरे साल में इसका आयोजन कर दिया जाता है। और इसी आयोजन को पाटने के लिए इस द वर्ल्ड गेम्स 2021 को जो टालकर 2022 कर दिया गया था, इसका नया लोगो और जो डेट है वो लॉन्च कर दी गई। आप इसे भी पेज में जाकर मेरे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसका अब इसका ऑफिशियल नाम रखा गया है द वर्ल्ड्स गेम 2022 बर्मिंघम, ठीक है भाई, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब देखिए इसकी सबसे पहले शुरुआत हुई थी 1981 में, कैलिफोर्निया में खेला गया था पहला, और जो इस बार का संस्करण है वो 19वां संस्करण है, ठीक है। इसके जो प्रेसिडेंट हैं वह है जोस पेरूरेना लोपेज, इसके प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो लोजान स्विट्जरलैंड में है और जो इसके सीईओ हैं वो है जोआचिन गोसो, ठीक है भाई। वर्ल्ड गेम्स है ना, महत्वपूर्ण। और साथ ही साथ अगर आप इसकी क्या करना चाहते हैं, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि जो महत्वपूर्ण ये है कि इसमें उन गेमों को शामिल किया जाता है जो ओलंपिक गेम में नहीं खेले जाते हैं, क्योंकि देखिए अंतराल यहाँ पर इतना है, ठीक है। तो वर्ल्ड गेम्स में हाल फिलहाल में कितने गेम खेले जा रहे हैं, 32 गेम खेले जा रहे हैं। इसके अलावा आपको पता होगा 2022 में प्रमुख गेम्स है जिनका आयोजन किया जाना था, उनमें सबसे महत्वपूर्ण ये था वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप, जो साउथ अफ्रीका में होना है, वो भी 2022 में आयोजित किया जाएगा।
इसके अलावा वुमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप स्पेन में आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा हॉकी का वर्ल्ड कप मेंस वाला जो भारत देश में आयोजित किया जाना ये होगा, और फीफा का वर्ल्ड कप जो कतर में होना है इसका भी आयोजन 2022 में ही किया जाना है भाई। तो वर्ल्ड गेम्स 2022 बर्मिंघम याद रखिएगा। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट चलते हैं हम CSIR की एक संस्था है IGIB, मैंने आपको बताया था इसके पहले भी, इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटेड बायोटेक्नोलॉजी। अब इन्होंने किया क्या है, सॉरी बायोलॉजी है ना। अब इन्होंने किया क्या है, इन्होंने ये किया है कि सस्ता टेस्टिंग किट बना दिया है। सस्ता टेस्टिंग किट बनाया है किससे संबंधित भाई, कोरोना से संबंधित। इसका नाम है फ्लूडा, है ना, मैं फिर से लिख रहा हूं FELUDA, इसका नाम है फ्लूडा। ठीक है भाई। अब ये फ्लूडा क्या कर रहा है, आपको पता है कोरोना का टेस्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है भाई, 4,500 से 5,000 रुपए के आसपास टेस्टिंग का आता है। और ये जो किट बनाई है इसमें सिर्फ 400 से 500 रुपए में काम व्यक्ति का हो जाएगा, और क्या सस्ते में टेस्टिंग हो जाएगी। तो भाई IGBM दिल्ली, ठीक। इसके अलावा आपको याद होगा CSIR ने मिलकर IGBM दिल्ली और CCMB हैदराबाद के साथ मिलकर क्या किया था, कोरोना का जीनोम, है ना, क्या किया था, जीनोम के बारे में जानने के लिए जीनोम की सीक्वेंसिंग करने की बात कही थी। इसके अलावा आपको पता होगा 2009 में CSIR ने क्या किया था भाई, ह्यूमन जीनोम भी तैयार किया था। CSIR के पहले हमारे कौन थे चेयरमैन, वो थे, कौन थे आप बताइए, शांति स्वरूप भटनागर, जिनकी याद में हम प्राइज भी देते हैं। हाल फिलहाल में जो इसके डायरेक्टर जनरल है वो है शेखर C मांडे, बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए UNODC, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑफ ड्रग्स एंड क्राइम, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, एजुकेशन लर्नर सीरीज। भारत देश में शिक्षकों और बच्चों को क्या करने के लिए, ऑनलाइन पढ़ाने के लिए इनिशिएटिव लिया गया है एजुकेशन फॉर जस्टिस प्रोग्राम के तहत। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एजुकेशन लर्नर्स सीरीज। इसके जो DG हैं वो है धड़ाफथी वाले, ठीक है, अब जो भी नाम हो, है ना, नाम ऐसा ही है इनका। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट देखिए, बांग्लादेश में भारतीय जो हाई कमिश्नर है रीवा गांगुली दास, उन्होंने क्या किया है, BICCC, इट मींस इंडो बांग्ला चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ में मिलकर भारत देश के जो कॉमर्स से संबंधित, मतलब कॉमर्स इंडस्ट्री और बांग्लादेश की कॉमर्स इंडस्ट्री दोनों के साथ मिलकर वेबिनार में क्या करी है, बातचीत करी है। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, ताकि कोरोना खत्म होने के बाद इंडस्ट्री अच्छे से अपने पैर जमा सके। आपको जो हाई कमिश्नर है, जो एम्बेसडर्स है, राजदूत है, वो कुछ पता होना चाहिए, जैसे कि बांग्लादेश से हो गई हमारी रीवा गांगुली दास। इसके अलावा देखिए US में है हमारे तरनजीत सिंह संधू, इसके अलावा चाइना में है गौतम बम्बावले, और पाकिस्तान में अजय बिसरिया। ये 4-5 नाम आपको पता होना चाहिए, ये हमेशा बार बार रिपीट किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए NBT, नेशनल बुक ट्रस्ट, और FICCI, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये दोनों मिलकर कर रहे हैं कोरोना होने के बाद, मतलब कोरोना खत्म होने के बाद जो सीरीज आने वाली है उसमें एक वेबिनार प्रतियोगिता का ये क्या करेंगे, आयोजन करेंगे। साथ ही साथ NBT क्या करने वाला है, NBT विचार कर रहा है इस नाम पर कि कोरोना स्टडी सीरीज लॉन्च की जाए, एक बच्चों के लिए सीरीज, और हमारे कोरोना वॉरियर्स, ये भी बच्चों के लिए एक सीरीज लॉन्च की जाए। आपको पता होगा NBT ने क्या किया था, कुछ दिन पहले कुछ बुक्स को फ्री कर दिया था ऑनलाइन स्टडी के लिए, ताकि आम जनता लॉकडाउन के समय पर ये सब कर सके, किताबें पढ़ सके। NBT के जो प्रमुख थे वो थे हमारे पास कौन, गोविंद प्रसाद शर्मा, और FICCI की हाल फिलहाल में अध्यक्ष हैं संगीता रेड्डी। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट देखिए, इंडिया का पहला फर्स्ट मोबाइल लैब कोरोना से संबंधित है। इंडिया की फर्स्ट मोबाइल, मतलब गाड़ी में क्या कर दी गई है, लैब बना दी गई है, इसका लॉन्च किया गया। ये प्रमुख है ना, इसका नाम है BSL-3, इसका नाम है, क्या नाम है, BSL-3 VRDR लैब, है ना, VRDR लैब, जो हमारे गृह मंत्री हैं, सॉरी जो हमारे रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने इनका क्या किया है, अनावरण किया है। ठीक है भाई, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसका कम से कम 1000 नमूने एक दिन में इकट्ठे कर सकती है DRDO और ESIC हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज हैदराबाद के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। ठीक है, अंततः अगर आपको वीडियोस पसंद है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। धन्यवाद।